हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं उशांग घई, आपका अकाउंट्स एडुकेटर, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको। देखो भाई, ये चैप्टर खुद इटसेल्फ एक किताब है। खुद इटसेल्फ देखो, हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी 11th स्टैंडर्ड के अंदर। 12th स्टैंडर्ड के अंदर आकर अभी तक आप लोगों ने पार्टनरशिप बहुत बढ़िया से पढ़ ली है, कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ लिया है। अब एक नई दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अकाउंट बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अलग तरीके से बनते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर और कंपनी अकाउंट्स। तो एनपीओ होता क्या है? देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बिजनेस कह लो जहां पर मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर वो तो फिर सोशल वेलफेयर के लिए बनेंगे। देखो, जब मैं बच्चों से बात करता हूं, चाहे वो ऑफलाइन में करता हूं, चाहे वो लाइव सेशंस में करता हूं, कि भैया एनपीओ का मतलब क्या है। अब एनपीओ का मतलब बच्चे सामने से क्या कहते हैं, सर वो संस्थाएं जो समाज सेवा करती हैं, जो लोगों को मदद करती हैं। ठीक है, आप ठीक हो, लेकिन सिर्फ 5% ठीक हो। एनपीओ का मतलब सिर्फ समाज सेवा करना नहीं होता बच्चों। एनपीओ का मतलब सिर्फ समाज सेवा करना नहीं है, और भी बतेरी चीजें होती है। हाँ, लेकिन इनका जो मेन मोटिव होता है वो पैसा कमाना नहीं होता। ऑल्दो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में कहां से आएगा, कैसे देंगे। लेकिन इनका मोटो जो है, इनका जो मोटो है वो पैसा कमाना नहीं है। कोई भी इसमें जो ट्रस्टीज होते हैं, मालिक कह लो, मेंबर कह लो, वो अपने घर में कोई पैसा लेकर नहीं जाएंगे। उनका मोटिव सोशल वेलफेयर भी नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता नहीं है। सोशल वेलफेयर इज नॉट ओनली रीजन बिहाइंड एनपीओ। बहुत अलग अलग रीजंस भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मीनिंग ऑफ एनपीओ के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। मीनिंग ऑफ एनपीओ, और देखो, meaning of NPO, not for profit organization are set up with the objective to further। देखो, बढ़ावा देना, फर्दर मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। किसको? कल्चरल एक्टिविटीज को। कल्चरल, आप समझ सकते हो कल्चरल एक्टिविटी क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट रीजनल एक्टिविटीज कह लो, या कह सकते हो कोई भी एक कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये आप एनपीओ बना सकते हो। एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसी संस्था जहां बच्चों को बड़े कम पैसों में पढ़ाया जाता है, ठीक है जी, जहां बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, या एक पर्टिकुलर प्रकार की एडुकेशन या एक पर्टिकुलर प्रकार का स्किल उनको दिया जाता है। हेल्थ, आप लोगों ने देखा होगा मंदिर, गुरुद्वारों, गिरजाघर, मस्जिदों के अंदर आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि वहां पर डॉक्टर आकर बहुत कम पैसों में 2 रुपए की पर्ची बना दी, 5 रुपए की पर्ची बनाकर लोगों का इलाज कर रहे, दवाइयां भी दे रहे हैं। ठीक है जी, सरकारी हॉस्पिटल तो ये काम कर ही रहे हैं। लेकिन कुछ मंदिर गुरुद्वारे संस्था, हमारे दिल्ली का बंगला साहब गुरुद्वारा, बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर जैसे आपको पता है बेटा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े इलाज, बहुत बड़े बड़े टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई बहुत ही कम पैसों में या मुफ्त में किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या होता है? हेल्थ को बढ़ावा देना है। रिलीजियस, यानी मंदिर गुरुद्वारों में जितने भी काम होते हैं वहां पे मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। हम लोग कीर्तनों में जाते हैं, हम लोग सभाओं में जाते हैं, हम लोग सत्संग में जाते हैं, वहां सारे लोग जो जुड़ते हैं वहां पर मोटो पैसा कमाना नहीं होता। अब बोलोगे सर बाबाओं के पास तो बहुत सारा पैसा होता है। बेटा वो देखो, फिर तो मैं तो यहाँ कानूनी बात करूंगा। अब इलीगल चीजों से तो आप कुछ भी कर लो। वैसे तो भैया कुछ चीजें यहाँ पर इलीगल भी हो रही होती है, लेकिन हम तो बच्चे हैं ना, हम तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा मोटिव क्या है? कॉन्सेप्ट को सीखना। उस टेंशन में मत जाना, सर बाबाओं तो पैसों के लिए हेलीकॉप्टर में उतरते हैं, मर्सिडीज में चलते हैं, पैनारोमा सनरूफ से बाहर आके हाय हेलो करते हैं लोगों को, और आजकल तो कहीं जेल में भी बैठे हुए हैं। तो कहानी बेटा ये है कि वो भारी दुनिया है, ये किताबी दुनिया है। किताबों में तो यही है, किताबों में तो यही है। तो रिलीजियस या पब्लिक सर्विस टू पब्लिक और इट्स मेंबर, लोगों की सेवा करना। लोगों की सेवा यानी आम जनताओं की सेवा करना, पहली बात। या आम जनताओं को सेवा नहीं करना, उनके मेंबर्स को सेवा देना। अब मेंबर्स को सेवा कैसे? बहुत सारे क्लब्स आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे शालीमार बाग क्लब है हमारे यहाँ पर, फरारी क्लब्स हैं,
मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो टीवी टावर के नीचे, जहां पर अभी साइंस एंड फन की पार्टी हुई थी, ठीक है जी, साइंस एंड फन का सेलिब्रेशन हुआ था, तो वहां जो टीवी टावर बहुत बड़ा सा आपको दिखता है, उसके नीचे एक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक क्लब है जहां पर मेंबर्स को सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है जी। अब मेंबर पैसा जमा कराएगा और वहां पर उन सेवाओं का लिफ्ट लेगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनपीओ पे चल रही है, उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, उसका मोटिव है स्पोर्ट, हेल्थ और कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को या पर्टिकुलर चीजों को बढ़ावा देना है। देखेंगे एटसेट्रा, नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। पैसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये सारी चीजें हैं, या तो हेल्थ होगा, रिलीजियस होगा, ये सारी चीजें। एग्जाम्पल स्कूल, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्कूल्स आर एनपीओ, ठीक है जी। क्लब्स हो गए, अब वो क्लब वो नहीं है, आप क्लब समझ लो जहां पर वो हुक्के चल रहे हैं, दारू चल रही है, वो वाला क्लब नहीं है ये क्लब होते हैं सोशल गैदरिंग वाले क्लब, जहां पर बड़े बड़े रईस या छोटे छोटे रईस आते हैं, अपना बिजनेस को प्रमोट करते हैं। भाई क्या कहते हैं, गोल्फ खेल लिया, कहीं गोल्फ क्लब्स होते हैं, हॉकी क्लब हो गए, बैडमिंटन क्लब्स हो गए, ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं कोई स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज के एक क्लब्स जुड़े होते हैं, वहां पर लोग आते हैं वीकेंड्स में, हम महीने में एक बारी थोड़ी पार्टी कर ली हल्की सी, या कोई एक स्पोर्ट खेल लिया संडे संडे, और कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग्स हो गई, ठीक है जी। स्विमिंग कर ली, या खाना खा लिया सबके साथ बैठकर, एक इवेंट कर लिया, एक डांस पार्टी कर ली, होली सेलिब्रेशन कर लिया। ऐसे भी कुछ क्लब्स होते हैं जहां पर कुछ मेंबर्स जुड़े होते हैं। कॉलेजेस हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो मंदिर गुरुद्वारों में खुलते हैं। आपकी लिटरेरी सोसाइटीज, ये कौन सी सोसाइटीज होती हैं बेटा, जहां पर लोगों को पढ़ाया जाता है, जैसे कुछ लाइब्रेरीज हो गई या कुछ ऐसी संस्थाएं हो गई जहां पर लोगों को पढ़ाने का काम किया जाता है। सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का आभार तो करना ही है, लोगों का वेलफेयर तो करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन तो बनाई जाती ही है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये सारी चीजें एनपीओ के अंदर आती हैं। तो आज से हम ये नहीं बोलेंगे कि एनपीओ के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों का क्या कहते हैं, उद्धार करने के लिए बनती है, नहीं, ये एंजॉयमेंट के लिए बनती है, ये एक पर्टिकुलर चीज को बढ़ावा देने के लिए भी ये चीजें बनाई जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं फंड की। देखो हम तो अकाउंटेंट लोग हैं, हम बातें तो पैसों की करेंगे ना, कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए वी नीड फंड, ठीक है जी, वी नीड फंड। कोई भी बिजनेस हो, मैं 50 बारी बोल चुका हूं, चाय की दुकान से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ये बिजनेस ही है। आप मुझे बताओ कि चलो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, तो मैं बच्चों को सिर्फ मैथ्स और अकाउंट्स फ्री में पढ़ा सकता हूं या कम पैसों में पढ़ा सकता हूं? भाई मुझे मत दो, मेरा बिजली का खर्चा दे दो, ठीक है जी। और नॉमिनल जो मतलब मार्केट में अगर मान लो 100 रुपए में कोई पढ़ा रहा है तो मैं 5 रुपए में पढ़ाने को तैयार हूं, मैं पढ़ाने को तैयार हूं। लेकिन जो एसएसटी पढ़ाएगा या जो बीएसटी पढ़ाएगा या जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा या जो फिजिक्स पढ़ाएगा या जो केमिस्ट्री पढ़ाएगा, उनका मोटिव तो ये नहीं है, तो उन टीचर्स को मुझे हायर करना पड़ेगा, उनको तो सैलरी पे करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन मैं आप लोगों से पैसा ले नहीं रहा हूं, उनको तो पूरा पैसा चाहिए, उनको तो लाख रुपए महीने की सैलरी चाहिए, समझ रहे हो? उनका मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं है, मेरा मोटिव है एजुकेशन को बढ़ावा देना। उनका मोटिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ क्या है? पैसा कमाना। लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है पैसा ना कमाए लेकिन लोगों को पढ़ाई पहुंच जाए, समझ रहे हो? तो अब जो किताबें होंगी जो मैं आपको दूंगा वो किताबें वाला ही पैसा लेगा, जो स्टेशनरी आएगी बिजली वाला ही मेरे से पूरा पैसा लेगा, इस प्रीमाइसेस के किराया वाला भी जो मालिक होगा वो भी मेरे से पूरा का पूरा किराया लेगा। तो बाहरी जनता तो मेरे से पूरा पैसा ले रही है लेकिन मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, तो मुझे फंड कहां से आएंगे? अब अगर मैं एक बार, देखो मैं इतना अगर रईस होऊंगा तो इसको चला लूंगा, लेकिन कुआं कभी तो खाली होगा, तो मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल 10 साल कब तक इसको चलाऊंगा? तो मुझे कोई ना कोई बैकअप प्लान चाहिए होगा, मुझे कुछ फंड्स चाहिए होंगे। तो एक एनपीओ फंड्स कैसे लेकर आता है आओ बताते हैं। तो एनपीओ को फंड मिलता कहां से है? देखो सबसे पहले अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे दान मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? दान मिलेगा। अगर एनपीओ बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो उसको डोनेशंस मिलेंगे। अभी हम जाकर देखेंगे डोनेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, वो हम बात की बात, अभी देखो पढ़ाई की बात नहीं करनी, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो डोनेशंस हमको मिल सकती है कि दान दे दिया। अब कोई बहुत बड़ा रईस, जैसे भाई मेरा मोटिव यही है कि लोगों को एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, लेकिन कुछ एक बंदे ऐसे होंगे जो कहते हैं हम पढ़ा तो नहीं सकते लेकिन ना भगवान की दया से पैसा बहुत है, तो ऐसा कर यार तू लाख रुपए महीना हमसे लेना शुरू कर दे और बच्चों को मस्त से पढ़ा
पैसों की टेंशन नहीं लेनी। ऐसे 3-4 बंदे भी अगर मेरे पास मिल जाएंगे जो मुझे फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, यानी मुझे दान देंगे, वो भी है। कोई बंदा कहेगा यार हम पैसे तो नहीं देंगे, हम तेरा बिजली का बिल भर देंगे, ठीक है जी, या ऐसा कर हम ना किताबें दे देते हैं, ठीक है जी, हम बच्चों को ड्रेस दे देते हैं, हम बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड कर देंगे, समझ रहे हो, हम बेंचेस लगवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है जी, हम स्मार्ट बोर्ड लगवा देते हैं, तो वो भी एक तरीके की डोनेशन है जिसको हम डोनेशन इन काइंड बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आता है मेंबरशिप फी ऑफ और ये एंट्रेंस फीस। मान लेते हैं मेंबरशिप फी का मतलब क्या होगा, जो आप मेरे मेंबर बनोगे, ठीक है जी, यानी जो स्टूडेंट्स होंगे मैं उनसे बड़ा नॉमिनल चार्ज ले रहा हूं, या इस संस्था के कुछ मेंबर्स जो एक बड़े मेंबर्स होंगे जो या तो पढ़ा रहे होंगे या नहीं पढ़ा रहे होंगे, और कुछ ऐसे लोग जो पढ़ रहे होंगे और नहीं पढ़ रहे होंगे, मेंबर्स होंगे, वो मेरे को क्या देंगे, कुछ नॉमिनल सा पैसा देंगे कि भैया एंट्रेंस फीस हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना लो, हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का लुफ्त उठा लेंगे, कभी हम भी बैठ के पढ़ लेंगे या हम भी आकर पढ़ा लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, जो भी मेंबर बनना चाहेगा 1000 रुपए एंट्री है लाइफ टाइम, ठीक है जी। तो वो क्या होगी बेटा, मेरी मेंबरशिप फी यानी एंट्रेंस फीस। सब्सक्रिप्शन, जो बच्चे 5-5 रुपए मुझे देंगे वो क्या होगा बेटा, सब्सक्रिप्शन, उससे कुछ तो पैसा आएगा। मान लो अगर 1 लाख बच्चा भी पढ़ रहा है 5 रुपए के हिसाब से, तो 5 लाख रुपए मुझे महीना मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 लाख बच्चे 5 लाख रुपए में तो नहीं पढ़ पाएगा, ये बात आप जानते हैं। लोन ले सकती है, मान लो मैं इतना डेलिब्रेट हूं, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देनी है, कम पैसों में देनी है, कोई दान भी नहीं आ रहा, कोई मेंबर भी नहीं बन रहा और कोई सब्सक्रिप्शन ढंग का नहीं आ रहा, तो हम बैंक से जाकर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाकर लोन भी ले सकते हैं, या सरकार तक मेरा ये काम पहुंच गया तो मुझे कोई ग्रांट भी मिल सकता है, कोई छूट मिल जाएगी कि भैया ऐसा करो, इसकी बिजली माफ कर दो। मान लो केजरीवाल को पता चल गया, केजरीवाल जी को पता चल गया कि ये बंदा बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है जी, तो इसकी बिजली माफ कर दो, जीरो, कुछ पैसा नहीं देना, सब्सिडी दे दी, ठीक है जी। या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को पता चलेगा जिससे मैं स्टेशनरी सामान लेता था, वो कह रहा है तुम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो यार मैं तुमसे स्टेशनरी का कोई पैसा नहीं दूंगा, मेरी तरफ से हो गया। या वो तो चलो दान हो जाएगा, लेकिन अगर वो कहते हैं कि भैया स्टेशनरी का तुम्हारा जो सामान है वो लाख रुपए महीने का बनता है, तुम मुझे सिर्फ 40,000 रुपए दे देना, 60% जो मेरा प्रॉफिट था वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है जी, तो वो मुझे क्या मिलेगी, रियायत मिलेगी, ग्रांट मिलेगी। तो इन सब सूरतों से फंड रिसीव होता है एनपीओ, इन बुनियाद से एनपीओ जो होता है अपना खर्चा बर्चा चलाता है। गॉट इट? चलें आगे। चलो अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ। एनपीओ के अंदर क्या क्या बनता है, देखो एनपीओ के अंदर 2 अकाउंट, तीन अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इट्स जस्ट लाइक कैश बुक, आज हम पढ़ेंगे। फिर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि हम जाएंगे अगले लेक्चर के अंदर, और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है जी। अगर मैं आपको बताऊं, ये जस्ट लाइक कैश बुक होता है, ये जैसे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में कैश बुक बनती थी, ये कैश बुक जैसा होता है, और ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है, जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में पीएनएल बनता था, पीएनएल। और बैलेंस शीट कह सकते हो 2 बनानी होगी हमको यहाँ पर, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। अब ऐसा क्यों करना है जानने के लिए देखते रहे अगले एपिसोड से, ठीक है जी। तो मैं आपको बताऊंगा, पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की थोड़ी सी डेप्थ के अंदर। तो बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, देखो रिसिप्ट मतलब आना, पेमेंट मतलब जाना। मैंने आपको बताया था इट इज जस्ट लाइक कैश बुक, ठीक है जी, मीन्स इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही क्या करेगा बेटा, रिकॉर्ड करेगा। तीसरी बात, ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है जी, और इट रिकॉर्ड्स बोथ रेवेन्यू या एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन, इसको लेना देना नहीं है। आप सुई खरीदोगे तो भी आएगा, आप हवाई जहाज खरीदोगे तो भी आएगा, ठीक है जी। पैसा आना चाहिए और पैसा जाना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। थोड़ी सी अगर फॉर्मेट की बात कर ली जाए तो ये होता है रिसिप्ट्स, EI आता है ना, एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन ठीक है जी।
तो यहां आती है बेटा हमारी पेमेंट, सॉरी यहां आती है हमारी रिसीट्स अमाउंट, और यहां आता है हमारा पेमेंट अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। अब ये बात ध्यान रखनी है, यहां आता है पहले तो ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पर पैसा का इनफ्लो आएगा, अब वो पैसा कहीं से भी आया हो, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन का इनफ्लो आएगा, ये पैसा कहीं भी गया हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन में गया हो या वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन में गया हो, वो इनफ्लो आउटफ्लो यहां आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल, जैसे कैश बुक बनाते थे यार, खुशियां इधर, दुख इधर, पैसा आना इधर, जाना इधर, ओपनिंग और क्लोजिंग, खत्म हो गया। आपको देखना ही नहीं है कि वो किस साल से रिलेट कर रहा है, इस साल से रिलेट कर रहा है पैसा, पिछले साल का पैसा मिल रहा है या आने वाले साल का पैसा मिल रहा है, यानी कोई एक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं करना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन एडवांस की एडजस्टमेंट को क्रैक नहीं करना, बस ये देखो कितना पैसा मिला है, कितना मिलना चाहिए था वो नहीं, कितना पैसा मिला है, नॉर्मल। गॉट इट? शुरू करें, आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। आजकल 2 मार्क्स के अंदर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट आ रहा है, पहले नहीं आता था, 40 मार्क्स के पैटर्न के अंदर ये पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा ढंग से देखेंगे बच्चों, एक एक चीज पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और पर्टिकुलर्स में आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, दीज आर ओपनिंग बैलेंसेज, और ये है क्लोजिंग। अब देखो क्लोजिंग गायब है, ये आपको फाइंड करना है, क्लोजिंग का कैश बैंक गायब है, वो हम फाइंड कर लेंगे। तो कुछ चीजें खर्चे दे रखे, कुछ इनकम दे रखे, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2019 का इतना मिला, आज का इतना मिला और आने वाले साल का इतना मिला, तो हमें तो टोटल इतना मिला ना, तो हम टोटल लिख देंगे, जितना मिला वो देख लेंगे। डोनेशन मिली है आपको, डोनेशन मिली है आपको, मैच के खर्चे हो गए तो एक्सपेंस हो गया, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बुक परचेज, ये भी खर्चा हो गया, इन्वेस्टमेंट की है तो पैसा गया होगा, ब्याज आया होगा, फिर एंट्रेंस फीस हो गई आपकी, ये भी आपको मिली होगी, क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। तो इनको डालना कैसे है, आओ एक एक करके देख लें। पहले आ गया ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का 20,000 और 50,000, तो यहां पर आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ये आ गया बच्चों, ठीक है जी। तो यहां पर आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक 20,000 और कितना बेटा 50,000, यह आ गया हमारा 70,000, ठीक है जी। इसके बाद सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन हम यहां पर लिख देंगे, जितना सब्सक्रिप्शन मिला आपको, टू सब्सक्रिप्शन सारा टोटल करके लिख दो, कितना आ गया 1,28,600, यहां लिख देते हैं 1,28,600 और प्लस 5,200, ये 813, 133,800 आ जाएगा, 133,800 आ गया। क्लियर है जी? आगे देखें, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 70,000, डोनेशन फॉर मैचेस 14,000, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 70,000, टू डोनेशन फॉर मैचेस कितना आ गया बच्चों 14,000, ठीक है जी। मैच एक्सपेंसेस खर्चा है बेटा हमारा, तो बाय मैच एक्सपेंसेस 6,000, कुछ नहीं है, बस चीजें लिखनी है और 2 नंबर फ्री के हैं, ये मैंने कई पेपरों में देख लिया इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। सैलरी, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बाय सैलरी, बाय रेंट पेड खर्चा है ना, और बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अमाउंट देख लेते हैं, 75,600, 4,800 और ये आ गया 7,600। फिर कह रहे हैं जी बुक परचेज है 20,000 रुपए की, इन्वेस्टमेंट की है 30,000 रुपए की, तो बाय बुक्स और बाय इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए और 30,000 रुपए, ठीक है बच्चों। इंटरेस्ट मिला आपको 1,750 रुपए और एंट्रेंस फीस मिली है आपको 4,000 रुपए, ठीक है जी।
इंटरेस्ट मिला है 1750 और एंट्रेंस फीस मिली है आपको कितनी 4000 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। अब ध्यान समझना, कैश का तो मेरे को दे रखा है 25,600, कैश का दे रखा है 25,600, टोटल कर लो और बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगा बेटा हमारा, बैंक अकाउंट बच जाएगा। यहां के टोटल में से ये वाला टोटल और ये भी माइनस करके ये हमारा क्या बच जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत कुछ भी तो नहीं है। आपको क्या करना है, बस सारे इनकम्स को मतलब जो भी रिसिप्ट्स हैं उनको हमें यहाँ लिखना है, पेमेंट्स को हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी। यहाँ पर आप पर्टिकुलर अमाउंट भी लिख सकते हो, वैसे काट कर बेटर रहेगा। क्या लिख दो आप रिसिप्ट्स यहाँ पर लिखेंगे और पेमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये है बेटा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप ऐसे कर सकते हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, बस आपने ये देखना पैसा आएगा तो इधर जाएगा तो इधर, खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन आप घर बैठ के कर लेना, ये टॉपिक हो गया। ठीक है जी, चले आगे। अच्छा, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर तक जाने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या है बेटा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देखो क्या है कि आप लोगों ने ऐसा नाम सुना होगा कि जब एनपीओ चलता है तो वो कुछ फंड क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, दे क्रिएट फंड। ठीक है जी, फंड क्रिएट करते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब फंड को मैं क्या बोलूंगा, पिगी बैंक यानी गुल्लक। गुल्लक, ठीक है जी। मेरी हिंदी कमजोर है, आप देख लेना, मैंने शायद सही लिखा है। गुल्लक आप लोगों ने बनाई होगी, गुल्लक पिगी बैंक। ठीक है ना। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लगेगा यहाँ पर। ठीक है जी। कहानी क्या है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग थोड़ा ढंग से समझना है, क्रूशियल टॉपिक है, 2 मार्क्स में इसका भी क्वेश्चन आ सकता है और ये बड़े बड़े क्वेश्चन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। देखो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर चीज के लिए फंड बना दिया। ठीक है जी, आपने एक पर्टिकुलर, ऐसा समझ में नहीं आएगा तुमको ना, हिंदी पिक्चरें समझ में आती है। तुम लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी सलमान खान भैया की, मुझसे शादी करोगी। ठीक है ना, ये सलमान खान भैया मुझसे शादी करोगी, गोवा आते हैं। नहीं देखी तो जाकर, मैं तो ये भी नहीं कह सकता देखो यार, ठीक है जी, क्योंकि पढ़ाई के दिन है अभी। तो मुझसे शादी करोगी में ये सलमान खान भैया ने 4 गुल्लक बना रखी है। ठीक है जी, और ये भगवान जी है इनके। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां लिखा है दादी की आंख के इलाज के लिए। तो इनकी जो दादी जी थी उनकी आंखें खराब थी, तो उनके इलाज के लिए इन्होंने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा यहां डालना स्टार्ट किया। फिर बहन की पढ़ाई के लिए, इनकी जो सिस्टर थी उनकी पढ़ाई के लिए इन्होंने पैसा यहां डालना शुरू किया। बहन की शादी के लिए, भाई पढ़ने के बाद लड़की शादी करेगी, दूसरे घर जाएगी, तो उसके लिए भी क्या किया बेटा, पैसा किया। देखो इतना बढ़िया इंसान है, खुद के लिए कुछ नहीं जोड़ रहा। और लास्ट मटकी भी बनवाई, किसके लिए बनवाई, भगवान के लिए, यानी इनके प्रसाद के लिए। ठीक है जी, किसी मंदिर में दान कर देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक है। चीजें क्या है, बड़ी स्पेसिफिक है। आप ध्यान से अगर आप देखो तो चीजें बड़ी स्पेसिफिक हो रही हैं। दादी की आंखों के इलाज के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, बहन की शादी के लिए, और ये और वो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप पिक्चर में जाकर देखोगे तो इस भैया ने एक भी पैसा यहां पर खर्च नहीं किया, सारा प्रियंका चोपड़ा दीदी पर खर्च कर दिया। अब ये तोड़ने वाला है, इस सीन के बाद जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये तोड़ देगा इस मटकी को, और जो पैसे होंगे वो सारे किसको दे देगा, प्रियंका चोपड़ा को। और यहां पर देखो बहन की शादी, पता क्या बोलता है, कहता है कि भैया बहन की पढ़ाई तो पहले पूरी हो जाए फिर तो शादी करेगी, तो खामखा मटकी बना के रखी हुई, वो भी सबसे बड़ी। तो ऐसा करो भैया, इसको यहीं तोड़ दो और प्रियंका चोपड़ा की मदद कर दो, बाद में कमा कर डाल दूंगा, जो कि गलत है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मैं आज आपको थोड़ा तसल्ली समझाता हूं, ध्यान समझना। मैं अब 3 गुल्लक खुद बना रहा हूं। देयर आर टाइप्स ऑफ फंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड। पहला आता है रिस्ट्रिक्टेड फंड और दूसरा आता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है वो 2 प्रकार के होंगे, और जो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होगा, जिसको हम नाम बोलेंगे कैपिटल फंड, या इसका दूसरा नाम होता है जनरल फंड। इसको हम कैपिटल फंड या जनरल फंड। अब इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं
रिस्ट्रिक्टेड फंड दो प्रकार के होंगे, पहला होगा रेवेन्यू नेचर का, पहला होगा रेवेन्यू नेचर का फंड होगा, ठीक है जी। और दूसरा हो सकता है कैपिटल नेचर, कैपिटल फंड नहीं बोलूंगा, इसका नेचर क्या होगा, कैपिटल नेचर का रिस्ट्रिक्टेड फंड। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो पैसा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल दान आया तो इसके अंदर पैसा प्लस हो जाएगा, डोनेशन। दूसरा, जितनी भी आपने इस डोनेशन से इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उससे जो भी इनकम आएगी वो इसमें प्लस हो जाएगी। ये सारी चीजें प्लस हो रही हैं, ठीक है जी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने इसका नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल अभी रेवेन्यू फंड है ना, मान लो हमने लिख दिया प्राइज फंड, क्या लिख दिया, प्राइज फंड। जैसे सलमान खान जी ने लिखा था ना बहन की शादी के लिए, भगवान के प्रसाद के लिए, हमने यहां पर लिख दिया प्राइज फंड। मान लो हमने यहां पर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हम बैडमिंटन खिलाते हैं लोगों को, हमने क्या किया, प्राइज बांटने का, हमने कहा कि चलो भाई जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको प्राइज देंगे, तो उसके लिए गुल्लक बना लेते हैं। तो जो भी दान आएगा, फॉर एग्जांपल किसी ने हमको दान दे दिया, भैया ऐसा करो 1000 रुपए रख लो और इसको इस दान पेटी में डाल देना, प्राइज फंड कह के, ठीक है जी। तो डोनेशन फॉर प्राइजेस अगर आएंगे तो ये स्पेसिफिक दान होता है, तो इसी गुल्लक के अंदर जाएगा, ठीक है जी। हमारी गुल्लक इतनी ज्यादा भर गई है कि हमने क्या किया, इस पैसों को बैंक में डाल दिया। मैं कहा इसमें बड़ा करी क्या रहा है, बैंक में एफडी कराएंगे कुछ तो पैसा आएगा, और अभी तो कोई टूर्नामेंट हो नहीं रहा है तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो अब कहानी यह है कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया उससे जो इनकम आएगी वो भी इसी गुल्लक में जाएगी, वो हम कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है जी। ओके, अच्छा तीसरी बात तो माइनस होगी, ठीक है जी। तीसरी बात क्या होगी, माइनस। आप जो भी खर्चा करोगे, अच्छा अब इससे आप कोई ऐरा गैरा खर्चा नहीं कर पाओगे, आप कोई ऐरा गैरा खर्चा नहीं कर पाओगे। आपने प्राइस खर्चा किया, ठीक है जी, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, तो वो जो एक्सपेंस हो गया वो इसी गुल्लक से क्या होगा, माइनस। अब आपको पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आंसर बचेगा पॉजिटिव या आंसर बचेगा नेगेटिव। अभी ट्रीटमेंट ही बताते हैं। पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव बैलेंस बचेगा तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, कहां पर, लायबिलिटी साइड, क्योंकि अगले साल फिर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्राइजेस आपको, फिर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आंसर आपका नेगेटिव आया, यानी इतना दान नहीं आया, इतना ब्याज नहीं आया जितनों की हमने प्राइस बांट दिए, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड चला जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्या चला जाएगा, डेबिट साइड। अगली क्लास के अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये इनकम एक्सपेंडिचर इतना तो पता है ना, जहाँ खर्चे और वो आते हैं इनकम, तो ये खर्चा हो गया। इतना तो हमारे पास आया नहीं जितना, जैसे फॉर एग्जांपल बहन की पढ़ाई के लिए आपने खर्चा, आपने वो पैसा जोड़ना शुरू किया, आपने जोड़ लिया 3 लाख, लेकिन कोर्स जो फीस थी वो 3.5 लाख रुपए की, तो 50,000 रुपए और आपको पे करना पड़ा, तो यानी ये नेगेटिव चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जोड़े 3 लाख, बहन ने तो कहा कि मैं तो कोई हल्का सा कोर्स करूंगी, ठीक है जी, तो वहां खर्चा हुआ 2 लाख, तो 1 लाख बच गया आपका, तो वो कहां चला जाएगा, आगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया लायबिलिटी पॉज। देखो वहां तो बहन दोबारा पढ़ाई करेगी नहीं, क्या पता कर भी लइए कोर्स के बाद कोई और कोर्स करेगी, तो उसकी पढ़ाई के लिए रख देते हैं अभी। जैसे हमने प्राइज फंड बना रखा है, यहाँ पर कौन सा फंड बना रखा है, प्राइज फंड बना रखा है, तो भैया अभी तो टूर्नामेंट नहीं हो रहे, बाद में होंगे तो देना पड़ेगा ना, चलो ऐसा हो गया। ये होते हैं बेटा हमारे रेवेन्यू नेचर के। अब बताओ कोई भी प्राइज देने से मेरा कोई असेट तो बनेगा नहीं ना, मेरी कोई लायबिलिटी खत्म होगी। तो प्राइज फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, मैच फंड हो गया, ऐसे छोटे छोटे जो हमारे फंड होते हैं जिससे इस गुल्लक से जो पैसा निकलेगा और जो खर्चा होगा उससे ना तो कोई हमारा असेट बन रहा है, ना मेरी कोई लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है। तो ऐसे फंड्स होते हैं रेवेन्यू नेचर के। लेकिन एक आता है कैपिटल नेचर का फंड, उसमें भी ट्रीटमेंट वही है बेटा, जितना भी दान आएगा वो प्लस कर दिया जाएगा, स्पेसिफिक दान, ठीक है जी। जैसे इसका नाम रख देते हैं बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग बनाना तो ये कैपिटल नेचर का काम है ना, बिल्डिंग बनाना, एक असेट बनेगा। तो ये तो स्कूल वाले भी लेते हैं आप लोगों से, हॉस्पिटल में भी होता है, मंदिर गुरुद्वारों में भी होता है, ठीक है ना। कई लोग आपके पेरेंट्स मंदिरों से एक अटैच्ड होंगे, जैन मंदिर गुरुद्वारों से, या पर्टिकुलर कोई मंदिर गिरजाघर मस्जिद से, तो वहां पर उसकी बिल्डिंग के निर्माण के लिए बिल्डिंग फंड देते हैं, ठीक है जी, तो पैसा देते हैं। तो वो क्या होता है, बिल्डिंग फंड। जो भी दान दोगे वो इस गुल्लक में आ जाएगा, ठीक है जी। इस गुल्लक से जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे जितनी भी इनकम आएगी वो भी यहाँ पर प्लस हो जाएगी, और जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं,
जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए वो माइनस हो जाएंगे। ऑल्दो ये एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर के हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बैलेंस शीट में असेट को भी इट क्रिएट्स असेट, तो ये भी हम अभी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, लेकिन होगा तो ये यहीं से माइनस। फिर वही बात, अगर ये पॉजिटिव बैलेंस बचता है और नेगेटिव बैलेंस, देखो पॉजिटिव बचेगा फिर वही ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आ जाएगा, और अगर नेगेटिव बैलेंस बचेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ये आ जाएगा डेबिट साइड। गॉट इट? सेम ट्रीटमेंट। लेकिन एक होता है नन्ना मुन्ना जनरल फंड। जनरल फंड कुछ नहीं है, जनरल फंड में जो देखो, जनरल फंड में कोई दान आता नहीं है। ये तो ऐसा होता है कि जितना भी सरप्लस होता है, सरप्लस मतलब बताएंगे आपको, ठीक है जी। ऐसा करते हैं, इसकी बात हम करेंगे ही बाद में, इसकी बात हम आज करते ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी चैप्टर के एंड में आता है। थोड़ी सी बात करो, जो भी हम सरप्लस बचाएंगे हर साल, जो एनपीओ का प्रॉफिट कह सकते हो जो बचेगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं आता, और माइनस हो जाएगा इसके अंदर डेफिसिट, ठीक है जी। और अगर कुछ माइनस हो गया तो वो डेफिसिट हो जाएगा। इसके अंदर ना तो कोई दान आएगा, क्योंकि अगर कोई जनरल दान होता है तो वो किसी भी गुल्लक में नहीं जाएगा, ठीक है जी। अगर मान लो इसके पैसों को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी जो इनकम आएगी वो भी यहाँ नहीं आएगी, वो भी हमारी सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। तो कहानी क्या है, अभी इसको इग्नोर करते हैं, फोकस ऑन दीज टूज। एक हो गया प्राइस फंड रेवेन्यू नेचर का, एक हो गया बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड, समझ रहे हो, जिससे कोई एक असेट बनेगा। इससे कोई असेट नहीं बनेगा, इससे कोई असेट नहीं बन रहा। प्राइस फंड, टूर्नामेंट मैच करा दिए, क्या है आपका बन जाएगा असेट, ठीक है जी। प्राइस फंड हो गया, मैच एक्सपेंस हो गए, ये वाले फंड जो होते हैं तो आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं, और एक होता है हमारा कैपिटल नेचर का। बात समझ में आ गई? तो ये दो गुल्लक समझ में आ गई। आओ अब हम क्या करेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि क्या होगा। सिंपल स्पष्ट शब्दों में आपको समझा देंगे। देखो भैया कहानी क्या है, अभी सिर्फ ट्रीटमेंट देखना, प्रेजेंटेशन हम बाद में देख लेंगे। हाउ आर फॉलोइंग आइटम बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। पहला है टूर्नामेंट फंड बना रखा है आपने। अब टूर्नामेंट फंड एक जनरल फंड होता है, एक रेवेन्यू फंड होता है। टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गए 60,000 रुपए के, और आपको रिसिप्ट मिली है, आपको कुछ आपने वो बेची होंगी ना बेटा, हाँ जी, कुछ टिकटें बेची होंगी, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000 रुपये आपको मिला है। तो देखो सिंपल सी बात है, तो मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूं। तो जो हमारा टूर्नामेंट, जो आपका टूर्नामेंट फंड था, गुल्लक में ऑलरेडी कितने पैसे थे बेटा शुरुआत में? 2 लाख रुपए, ठीक है जी। इसके अंदर आपको रिसिप्ट आ गई, आई ना, आपने मैचेस कंडक्ट कराए होंगे, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, आपने टिकटें बेची होंगी टूर्नामेंट के अंदर आपने समोसे बेचे होंगे, टूर्नामेंट के अंदर आपने टी शर्ट बेची होगी, सचिन के पीछे 99 लिखा हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल आपने होर्डिंग बेच दिए टूर्नामेंट में, आपने स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, केला, संतरा कुछ बेच दिया, तो वहां से जो आपको रेवेन्यू आया वो भी आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। फिर खर्चा भी तो हुआ होगा टूर्नामेंट कराने में, एक्सपेंसेस सारे के सारे हमने इसी में से ही क्या करने हैं, माइनस 60,000 हमने माइनस करना है। तो अब जो 2,20,000 रुपए बच गया हमारा, ये पॉजिटिव बैलेंस है, टू शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ना, ये कहां पे शो होगा बेटा? हमारा बैलेंस शीट में। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ फंड टू बी शोन इन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, ठीक है जी, ये बैलेंस। और इनका कुछ भी नहीं करना, सीधा ये वाला बैलेंस यहां जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सारे बैलेंसेस आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा तो ही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना सकते हो, ऐसा नहीं होगा दोनों बनाने होंगे एग्जाम में, नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन सकता है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? क्लियर है इसका ट्रीटमेंट? आगे देखें। अगला आता है बिलियर्ड मैच एक्सपेंस। ये तो खर्चा है, फंड तो है ही नहीं भैया, हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिखा रहे हैं आपको। बिलियर्ड मैच एक्सपेंस का फंड है ही नहीं, गुल्लक बनाई ही नहीं हुई, तो गुल्लक बनाई हुई नहीं तो आपको फंड बेस्ड अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। ये खर्चा है और ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सीधा कहा जाएगा डेबिट साइड, ठीक है जी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया फंड तो 0 है और एक्सपेंस कितना हो गया बेटा हमारा, कितना? 25,000 रुपए। तो ये नेगेटिव का 25,000 रुपए आ गया ना हमारे पास, और नेगेटिव वाली चीजें कहां चली जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, ऐसे समझ लो, ठीक है जी। वैसे फंड तो है ही नहीं, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग किस बात की हो गई? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो थर्ड देखना, थोड़ा ढंग से देखना। कह रहे प्राइज फंड दे रखा है, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। प्राइज फंड है 1 लाख रुपए,
इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसे है कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है जी, कि भैया चलो भाई देखो गुल्लक मिट्टी की नहीं होती तो बैंक वाली भी तो हो सकती है ना, बैंक में पैसे रखे हुए हैं या घर में गुल्लक में रखे, बात तो एक ही है, लेकिन बैंक में रखने से आपको ब्याज आएगा, कितना ब्याज आया आपको 10,000 रुपए। प्राइजेज अवॉर्डेड, कितना प्राइस दे दिया आपने 20,000 रुपए, और आपने 80,000 रुपए क्या कर रखा है, बैंक में रखा हुआ है, और 80,000 का ही आपको 10,000 क्या मिला, ब्याज मिला। आओ भैया फंड की बात करते हैं, तो प्राइज फंड कितना है, इसी 1 लाख में से ही तो आपने क्या किया हुआ है, 80,000 जमा करा रखा है। तो देखो 1 लाख रुपए हमारे पास प्राइस था, वो फंड था, माइनस प्राइस कितने के दे दिया आपने, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने के प्राइस आपने बांट दिए बेटा, 20,000 रुपए के, तो खर्चा हो गया, माइनस हो गया, ऐड हो गया जितना आपको ब्याज मिला है। ये देखो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड्स है, इनसे इन्वेस्टमेंट करोगे, इससे जो पैसा आएगा वो भी कहां चला जाएगा बेटा आपका, वो भी पैसा कहां चला जाएगा आपका, उसी फंड में आ जाएगा। कितना आ गया बेटा हमारा, 10,000 ब्याज आ गया, ठीक है जी। कितना बचा बेटा, ये आ गया हमारा 90,000 पॉजिटिव बैलेंस है, ये कहां आ जाएगा, ओ यार मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव बैलेंस कहां आता है, बैलेंस शीट में, कहां आ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, ठीक है जी। एंड एक बात और, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि ताकि हम भूले ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी असेट साइड आनी चाहिए। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है 80,000 की, ये कहां जानी चाहिए, बैलेंस शीट की एसेट साइड। भूलोगे तो नहीं, ये ट्रीटमेंट तो नहीं भूलोगे, बात समझ में आ गई। अगर ये बैलेंस नेगेटिव होता तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाता, क्लियर है। आओ देखते हैं, नेगेटिव वाला भी शायद लाया हूं मैं आपके लिए, देखते हैं क्या है। तो प्राइस फंड है बेटा 80,000 रुपए, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी 80,000, सारा का सारा पैसा बैंक में डाल दिया। डोनेशन कितनी आई है बेटा 12,000 रुपए, प्राइस बांट दिया आपने 14,000 रुपए के, और जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट वो कितना 4,000 रुपए। तो ये भी बढ़िया वैसे ही क्वेश्चन है नॉर्मल। प्राइस फंड कितना था बेटा 80,000 प्लस आपको प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से 80,000 आपको दान मिला है, तो जो भी डोनेशन मिलेगी वो स्पेसिफिक डोनेशन है बेटा, प्राइस फंड के लिए ही है तो इसमें ही आएगी। अगर सिर्फ दान लिखा हुआ है, जैसे आप मंदिर में जाके 10 रुपए दान पात्र में डालते हो, उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन, वो फंड में नहीं जुड़ेगी। आप मंदिर में जाकर कहते हो कि भैया बिल्डिंग के निर्माण में लगा देना, वो बिल्डिंग फंड में आ जाएगी, समझ रहे हो। ये हमारे इस संस्था के अंदर हमने एक दान पेटी डाल रखी है, कोई आके 100 का नोट डाल के चला गया तो वो तो हो गया जनरल दान। लेकिन एक दान ये होता है कि वो आके बोल के गया कि भैया ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे देना, तो वो दान यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। प्राइज फंड में डाल दो 12,000 रुपए, ठीक है जी। माइनस प्राइजेज अवॉर्डेड, प्राइजेज अवॉर्डेड कितना आ गया बेटा 14,000 माइनस में हो गया, और तो कुछ नहीं है। इंटरेस्ट मिला, चलो इंटरेस्ट भी जोड़ दो, ये सारी चीजें जोड़ दी, तो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया। ब्याज जोड़ दिया बेटा कितना 4,000 रुपए, तो कितना आ गया बेटा 1,02,000 रुपीज, ये भी पॉजिटिव बैलेंस आया है। ये कहां आ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। एंड दूसरी बात एक और है, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कितने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है 80,000 की, ये कहां चली जाएगी, एसेट साइड, ठीक है जी। क्लियर है, नो रॉकेट साइंस नथिंग। तो ये हमने बात की बेटा किसकी, जो हमारे रेवेन्यू नेचर के फंड्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, जो हमारे कैपिटल नेचर के फंड है। ये बात आपको ढंग से समझनी है प्लीज। देखो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख रुपए, आपने 6 लाख रुपए पवेलियन को खर्च बनाने में खर्च। अब पवेलियन जो होता है यानी बिल्डिंग हो गई, एक स्टेडियम हो गया, एक एसेट है हमारा। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड। पवेलियन फंड में कितना बैलेंस था बेटा 8 लाख रुपए बैलेंस था, और आपको दान कितना आया बेटा 10 लाख रुपए दान आया, और ये कैपिटल फंड का बैलेंस भी दे रखा है, वो कितना है 20 लाख रुपए। ये जनरल फंड हो गया। इसमें क्या करना अभी आपको बताएंगे, ध्यान समझना बड़े ही ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। तो हमें अब करना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं पवेलियन फंड। अब इस पवेलियन फंड के अंदर हमारे पास पहले कितना पड़ा हुआ था बेटा 8 लाख रुपए, आपने ऐड कर दिया जितना भी आपको दान आया, नॉर्मल, अभी तक कुछ नया नहीं है। दान आया बेटा आपको 10 लाख रुपए का, ठीक है जी। फिर माइनस आपने एक्सपेंसेस भी किए हैं पवेलियन को बनाने के लिए 6 लाख रुपए। अब आप मुझे बताओ जो ये 6 लाख रुपए हैं, अब आप मुझे बताओ जो ये 6 लाख रुपए हैं,
क्या ये कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं है? इससे हमारा असेट क्रिएट नहीं हुआ। 6 लाख रुपए की ईंटें आपने लगा दी होंगी, नींव खोद दी होगी। मैं आपको बताया ना आपको कि कैपिटल नेचर का खर्चा कौन सा होता है। तो ये आपने जो 6 लाख रुपए गुल्लक से निकाले बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए, पवेलियन का निर्माण करने के लिए, ये कौन सा खर्चा है? हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है। इससे हमारा कुछ हद तक असेट तैयार हो गया है। तो जब हम बैलेंस शीट में 2 साइड होती हैं बेटा, तो इधर वाली जो साइड होगी हमारी असेट साइड के नीचे हम लिख देंगे पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस कितना बेटा? 6 लाख रुपए। ठीक है जी, पहली बात। अच्छा, हमारा बचा कितना? 18 में से 6 गया तो ये 12 लाख रुपए बचा। कितना बचा? 12 लाख रुपए बचा। हम यहां पर लिख देंगे पवेलियन फंड। ये कौन सी साइड है बेटा? हमारी लाइब्रेरी साइड। पवेलियन फंड। पवेलियन फंड कितना हो गया बेटा? हमारा 12 लाख रुपए बचा हुआ है। ठीक है जी। लेकिन जो हमारा ये 6 लाख रुपए है, ये जो हमारा कैपिटल फंड होगा, कैपिटल फंड कितना दिया बेटा? ऑलरेडी 20 लाख रुपए। आप ऐड करोगे इसमें पवेलियन, क्योंकि हमारी अकाउंट्स कहती है असेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है जी। तो अब कहानी क्या है कि ये 2 साइडेड ट्रांजैक्शन होगी। जब एक असेट पैदा होगा तो मेरी नेट वर्थ बढ़ जाएगी और मेरा असेट तो बनेगा ही बनेगा। भाई आपने गुल्लक से 6 लाख रुपए निकाले और एक असेट बना लिया। अब आपने एक असेट बना लिया तो उससे आपकी नेट वर्थ भी तो बढ़ गई। नेट वर्थ यानी कैपिटल। तो 6 लाख रुपए आप यहां पर भी जोड़ोगे। देखो सिंपल सा फंड है। तुम्हारी अब कैपिटल फंड कितनी आ जाएगी? 26 लाख, और वो भी लायबिलिटी साइड ही आती है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया। तो कहानी ये है कि अगर हम बैक टू दैट गुल्लक्स आ जाएं, तो यहां पर जो हमारा एक्सपेंस होता है बच्चों, ये कैपिटल नेचर का होता है। तो इट क्रिएट्स असेट। ये असेट बनाएगा। अगर ये असेट बनाएगा तो असेट साइड भी जाएगा और कैपिटल फंड में ऐड भी होगा। याद रख लोगे? क्लियर है? तो ये असेट साइड भी जाएगा और कैपिटल फंड में ऐड भी होगा। गॉट इट? बात समझ में आ गई? तो यानी अब इसमें से कोई भी गुल्लक कैपिटल नेचर की नहीं थी। लेकिन अगर सलमान खान साहब एक कैपिटल नेचर की गुल्लक बनाते, जैसे बिल्डिंग फंड बनाते, तो उस बिल्डिंग फंड में से अगर वो कुछ पैसा निकालते तो वो एक कैपिटल नेचर का खर्चा होता। तो वो उस फंड में से तो माइनस होता ही होता, लेकिन वो असेट साइड भी दिखाया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, और वही पैसा आपको कैपिटल फंड में ऐड भी करना है। गॉट इट? क्लियर है? चले, क्लियर है? आगे बात समझ में? तो यहां पर आ गया ये हमारा 25 लाख कांगे ये रहा। ठीक है जी। तो जो आपने खर्चा यहां से निकाला वो आपको पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस करके इधर भी जोड़ना है और पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस असेट साइड भी डालना है। गॉट इट? तो ये था बेटा हमारा आज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, पूरा का पूरा शीशे की तरह तराशा हुआ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हो गया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी हो गई। आप ढंग से जाकर 2 4 5 क्वेश्चन कर लो। ऐसा नहीं है ऐसे छुटकारा मिल गया। फुल फ्लेज क्वेश्चन, या आगे जब हम बढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए फंड बेस्ड अकाउंटिंग का उठाकर कर सकते हो। इस बात को ध्यान रख लेना। गॉट इट? ठीक है जी। अगली क्लास में हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।